बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कैपेक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है और हमारे साथ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वैभव डांगे जुड़ चुके हैं जो पब्लिक पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कमेंटेटर है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल सर कि कैसा रहा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? आपको लगता है कि जो भी उम्मीदें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को चाहिए स्पेसिफिकली वो पूरी की गई हैं? क्योंकि एलोकेशन बहुत बढ़ गया है, रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है हाईवे सेक्टर का, तो क्या उम्मीदें हैं सर अब आपकी? नहीं, मुझे लगता है वित्त मंत्री ने अपेक्षाकृत इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रखा है। इस सरकार का पिछले 7 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमेशा बहुत ही सक्सेसफुल रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो रोडवेज़ हो, नेशनल हाईवेज़ हो, रेलवेज़ हो। लगातार नेशनल हाईवेज़ में 2014 में 30,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर था, बजटरी प्रोविजंस थी। इस साल बढ़कर वो 1,99,000 करोड़ हुई है। तो मुझे लगता है सरकार की दिशा बहुत स्पष्ट है पहले से, और प्रधानमंत्री ने लगातार पिछले साल 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के वक्तव्य में भी कहा था कि अगर 2047 में भारत को एक विकसित देश होना है तो उस दिशा में हमें अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। चाहे पीएम गति शक्ति योजना हो, तो मुझे लगता है एक के बाद एक सारी जितनी योजनाएं सरकार की तरफ से आ रही है वो सीधा दिशा निर्देश कर रही है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना पुश जारी रखना चाहता है। और मुझे लगता है ये बहुत सही, कोई भी अर्थशास्त्री इस बात से एग्री करेगा कि अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते रहेंगे, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे अर्थव्यवस्था को एक बड़ी गति मिलेगी। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना और दोबारा 8.5 ग्रोथ रेट की तरफ जाना, ये एक बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है उस दिशा से ना भटकते हुए वित्त मंत्री ने इस बात का बड़ा ही सक्सेसफुल बैलेंसिंग एक्ट किया है कि हम इंफ्रा का पुश जारी रखेंगे, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जारी रखेंगे, साथ ही साथ हम सारे समाज के हर वर्गों की चिंता भी करेंगे। इसलिए उन्होंने हेल्थ सेक्टर पे अपना फोकस जारी रखना, उन्होंने एजुकेशन पे अपना फोकस जारी रखा, उन्होंने अर्बन प्लानिंग की बात की, हाउसिंग की बात की, हर घर जल की बात की। तो मुझे लगता है हर क्षेत्र को आम आदमी की जितनी आवश्यकता है उनको आवश्यक वो पुश देने के लिए उस प्रकार के एलोकेशन वित्त मंत्री ने अपने भाषण में निश्चित रूप से कहे हैं। और मुझे लगता है ये बजट जो ग्रोथ रेट 8.5% हम अचीव करना चाहते हैं आने वाले दिनों में, उस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है और शायद हम उस दिशा में आगे जाएंगे। हाईवे सेक्टर के लिए मैं विशेष रूप से कहूँगा कि ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है। आपने कहा कि हाईवे सेक्टर की इंडस्ट्री इसको कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे लगता है अलोकेशन 1,30,000 करोड़ से पिछले साल के 1,99,000 करोड़ कर दिया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 68% ग्रोथ इनटू द अलोकेशन, विच इज़ ह्यूज बाय एनी नॉर्म्स। 25,000 किलोमीटर का नया टारगेट नए हाईवे जोड़ने का वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है। 22 नए एक्सप्रेस हाईवे की अनाउंसमेंट की है। साथ ही साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी उन्होंने हाईवे के लिए अनाउंसमेंट की है, जिसमें मुख्य रूप से 2 अनाउंसमेंट के बारे में मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। बैंक गारंटीज़ की बदले में इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के माध्यम से एक श्योरिटी बॉन्ड का एक नया इंस्ट्रूमेंट लाने की बात की गई है, जो बहुत सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज़ के डेवलपर्स और कंसेशनर की डिमांड थी, क्योंकि बैंक गारंटीज़ के कारण उनकी लिक्विडिटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था। और कोविड को देखते हुए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम है मुझे लगता है हाईवे डेवलपमेंट के स्पीड को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ डिस्प्यूट मैकेनिज़्म रिजॉल्व करने के लिए कंसिलेशन पे उन्होंने बहुत फोकस किया है। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा एरिया है जिसमें हाईवे डेवलपर्स के लिए ये हमेशा एक चैलेंज का इशू रहा है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कितना तेज़ी से और कितना फास्ट हो। तो मुझे लगता है ये 2 ऐसे कदम है जिससे हाईवे डेवलपमेंट नई ऊंचाइयों को शायद छू पाएगा। सर रेलवेज़ की अगर मैं बात करूँ, रेलवेज़ में भी काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है। 400 नई ट्रेनें वंदे भारत के लाइन्स में बनेंगी। तो हम रेलवेज़ के कैपेक्स के बारे में अगर बात करें, उसका भी रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। तो रेलवे सेक्टर आने वाले समय में किस गति से आगे बढ़ सकता है सर? नहीं, मुझे लगता है बहुत तेज़ गति से। नॉर्मली हम लोगों ने हमेशा देखा है पिछले 25 सालों में रेलवे बजट हमेशा फोकस करता है कि किस स्टेशन पे रेल रुकेगी, उसके स्टॉप्स बढ़ा देंगे, 4 नई ट्रेन शुरू कर देंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन वाला बजट है। 2047 में अगर भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो उस दिशा में अभी से प्रयास जो योजना माननीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को पिछले साल लाल किले से घोषणा की थी, मुझे लगता है उस दिशा में ले जाने वाला ये है। इसलिए फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रहा है ताकि हम नए रेलवे लाइन जोड़ सके। मुझे लगता है रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 3 साल में रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। तो अब अगर ये हमें सब जारी रखना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस बहुत ज़रूरी है, जो वित्त मंत्री ने लगातार जारी रखा।
सर अगर हर घर जल की बात करें, जो नल से आने वाली जो प्रतिक्रिया भारत सरकार चाहती है अच्छे से कंप्लीट करी जाए, उस पे क्या आपका कमेंट रहेगा सर कि आने वाले समय में हर घर जल मिशन भी चलेगा, और क्योंकि चुनाव भी डेफिनेटली आ रहे हैं, नहीं, तो मुझे आपको लगता है लगता है कि इसमें ज़्यादा ये पॉलिटिकल मूव तो नहीं है कहीं सर? नहीं, मुझे लगता है पिछले 2 साल से हर घर जल नल के द्वारा हर घर जल की योजना शुरू हुई है और ड्रिंकिंग वाटर मिशन बहुत तेज़ी से उस पर काम कर रहा है। आज वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी कहा कि जो हमने एक्सपेक्टेड टारगेट थे उसको बहुत तेज़ी से हम पूरा कर रहे हैं। इस साल भी 8 लाख हाउस होल्ड तक ये योजना के तहत 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में पहुँचाने की बात उन्होंने कही है। उसके लिए 48,000 करोड़ का स्पेसिफिक प्रोविज़न उन्होंने बजट में किया है। तो मुझे लगता है ये निश्चित रूप से आवश्यक है। और वित्त मंत्री ने केवल अलोकेशन की बात नहीं की, तो प्रधानमंत्री ने जो पीएम गति शक्ति योजना, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग द मिनिस्ट्रीज, लैंड एक्विजिशन फास्ट हो, अप्रूवल्स फास्ट हो, क्लियरेंसेस जल्दी हो, इसके लिए कॉमन पोर्टल बनाने की बात की, परिवेश नाम का पोर्टल बनाने की बात की। तो मुझे लगता है ये केवल फोकस इस बात पर नहीं है कि हम बड़ा अलोकेशन करें, फोकस साथ ही साथ हम इम्प्लीमेंटेशन भी उतना तेज़ी से कैसे करें, एग्जीक्यूशन कितना तेज़ी से हो, उस पर भी फोकस है। मुझे लगता है ये सबसे अच्छी बात है। सर अगर रूफ टॉप सोलर की बात करें और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की भी बात करें, टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत बड़ी सौगात है 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन, अगर सरकार 5G जल्द से जल्द हिंदुस्तान में लाना चाहती है, तो ये दो चीज़ें हैं जो अभी काफ़ी अंडरडॉग है हिंदुस्तान में। रूफ टॉप सोलर और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है उसका आगे बढ़ने का देश में। नहीं, बिल्कुल तो है। उसका किस तरीके से आप देखते हैं रास्ता चलेगा हिंदुस्तान में? कोविड के बाद हमारे ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी को जिस प्रकार से पुश मिला है, मुझे लगता है हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें एक्सपांड करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 5G स्पेक्ट्रम अगले साल लॉन्च करने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है, ऑक्शन करने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है, तो उसके लिए आवश्यक वो ऑप्टिकल फाइबर का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रेडी नहीं होगा तो हम शायद कैसे अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए हर गांव को जोड़ने की बात ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से की है और 2022-23 में उसको लॉन्च करके पूरा करने की बात कही गई है और पीपीपी मोड पे कही गई है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी संख्या में इसमें शामिल होगा और प्राइवेट सेक्टर शामिल होने के कारण रोजगार की कई सारी संभावनाएं बढ़ेगी। तो मुझे लगता है ये कंप्लीट पैकेज है। दिस बजट रोजगार पर भी फोकस कर रहा है, ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पुश दे रहा है, ये बजट डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन के लिए एक पोर्टल बनाकर कोविड की समस्याओं को देखते हुए 400 नए चैनल्स के माध्यम से एजुकेशन जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे वहाँ पहुँचाने की बात करने की। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल पैकेज ग्रोथ को देखते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और ग्रोथ फिगर्स को 8.5% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट को ले जाने वाला रहेगा। आखिरी सवाल सर, आपने एमएसएमई सेक्टर में बहुत क्लोजली पहले काम किया हुआ है सर। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इनफैक्ट एक आपकी मिनिस्ट्री द्वारा ही पहले लाई गई थी, प्रपोज करी गई थी, तो उसका भी एक्सटेंशन किया गया। आपको लगता है कि उससे भी अब एमएसएमईज को फ़ायदा होगा इस साल? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा वित्त मंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग पे अपना फोकस जारी रखा। कोविड के बावजूद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और जो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है उस दिशा में वित्त मंत्री ने ध्यान रखते हुए एमएसएमई, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमएसएमई इम्पैक्ट हुई थी कोविड के कारण, तो उस पे जो 5 लाख करोड़ की ये स्कीम के तहत एडिशनल फंड उपलब्ध कराया है, मुझे लगता है उससे एमएसएमई को निश्चित रूप से फ़ायदा और उसका सीधा फ़ायदा रोज़गार के लिए होता है, क्योंकि एमएसएमई ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है रोज़गार का हमारे देश में, तो उससे सीधा रोज़गार का फ़ायदा एमएसएमई के कारण लोगों को होगा। तो मुझे लगता है ये कंटिन्यूड एफर्ट है। साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था उस पर भी अपना फोकस लाते हुए, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर लगातार पिछले 2 साल से कह रहा था कि जो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के स्कीम के तहत अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाई थी, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हो या एमएसएमई के लिए स्कीम हो, उसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर छूट रहा था, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है, जो हमारा बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। तो इसलिए उसको भी मुझे लगता है एड्रेस करने की वित्त मंत्री ने कोशिश की और साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी पे, ग्रीन फ्यूल पे, सोलर पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अपना फोकस जारी रखा। आने वाले दिनों में अगर हमें क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को एड्रेस करना है, अपने टारगेट्स को अचीव करना है, तो उस दिशा में कदम बढ़ाते रहना पड़ेगा, फोकस बढ़ाते रहना पड़ेगा। वो वित्त मंत्री ने अपनी दिशा स्पष्ट की है।
बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। दिशा स्पष्ट करी है। हम होप करते हैं कि अब आगे जाकर सरकार भी जो इम्प्लीमेंटेशन करेगी वो भी टाइम से और अच्छे तरीके से इंटरमिनिस्ट्री कंसल्टेशन द्वारा बिना डिले करे वो करेगी। वेल, ये थे वैभव डांगे जो हमको पूरी दिशा निर्देश बता रहे थे कि किस तरीके से भारत सरकार फोकस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कैपेक्स फंडिंग के लिए, और आने वाले कितने समय में हम लोग तेज़ रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। नई दिल्ली से चेतन बुटानी, बिजनेस टुडे टीवी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।